नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गूगल विजन में। मैं कुंदन साहू आज आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं जिसका नाम है पॉलिटी, यानी इसे हम कह सकते हैं राज्य व्यवस्था या फिर इसको कह सकते हैं राजनीतिक शास्त्र। इसमें जो मेरा स्टडी करेंगे हम लोग, इसमें किसका स्टडी करेंगे, यानी संविधान के बारे में इसमें हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि विश्व में प्रशासन को संचालित करने के लिए अनेक प्रकार के शासन व्यवस्था की गई है। इस शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो होता है वो सर्वाधिक लोकप्रिय होता है। जैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था मतलब क्या हुआ, एकदम मेरा अधिकार आपका अधिकार सबका अधिकार, मेरा मन आपका मन, एकदम इस पे प्रेशर नहीं है कि आपको ये काम करना ही है, एकदम आपकी इच्छा के अनुसार आपको जो करना है वो कर सकते हैं। इसी तरह से लोकतांत्रिक शासन कह सकते हैं इसको। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतांत्रिक शासन में जनता की बहुत भूमिका होती है। इस बात को समझ सकते हैं कि अगर जनता चाहे तो किसी भी सरकार को गिरा सकती है और अगर जनता चाहे तो किसी भी सरकार का समर्थन कर सकती है। तो इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार जब होता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो होता है उसमें जनता सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। तो वहीं पे इस राजनीतिक शास्त्र में कहा गया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वहीं इस शासन व्यवस्था में प्रशासन का संचालन जो होता है विधि यानी कानून के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ का कानून बनाया जाता है। आप कानून के दायरे में रह के कुछ कर सकते हैं। अतः किसी भी लोकतांत्रिक देश को कानून के लिए संविधान की रचना की जाती है। सही बात है। इस प्रकार संविधान किसी भी देश के कानून का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से उस देश के प्रशासन को संचालित किए जाते हैं तथा सभी नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान किए जाते हैं। जब हम भारतीय संविधान के ऐतिहासिक का अध्ययन करते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं, तो यह पाते हैं कि भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। हम सभी को पता है कि भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। जब भारत में ब्रिटिश कब आए थे, भारत में ब्रिटिश कब आए थे? 1600 ईस्वी में भारत ब्रिटिश आए थे। ब्रिटिश पहले जो आए थे तो ब्रिटिश सरकार नहीं आए थे, ब्रिटिश के कुछ कंपनी आए थे जो बिजनेस करने के लिए यहाँ आए थे। तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश के कंपनी आए जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1600 ईस्वी में आए और इन्हें जो थे ब्रिटिश की जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी उसका आशीर्वाद प्रदान था इनको। उसके मार्फत ये कंपनी सिर्फ यहाँ बिजनेस करने आए थे। लेकिन कंपनी कार्य सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक तक नहीं रहे। जब हमारे देश में, आप लोग इतिहास में पढ़िएगा, जब हमारे देश में लगभग 1700 के आसपास जब कानून व्यवस्था पूरा चरमरा गए थे, जब पहले राजा महाराजा की शासन व्यवस्था थी, तो उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो हमारे देश के कानून में भाग लेने लगे धीरे धीरे। तो उस टॉपिक को यहाँ पढ़ाने में फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो हिस्ट्री का पार्ट है। तो हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो पॉलिटी में इससे ज़्यादा जानते हैं कि ब्रिटिश जब भारत में जब ब्रिटिश 1600 ईस्वी में आई ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रुप में, तो व्यापार करना है सबसे पहले। कंपनी जिसका कार्य जो था अभी तक यानी 1765 तक, अभी तक का मतलब 1765 तक सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने का उद्देश्य था, यानी व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे। लेकिन 1765 में इन्होंने बंगाल, बिहार व उड़ीसा, बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए, यानी राजस्व और प्रशासन के अधिकार प्राप्त कर लिए। ये 1775 में क्यों प्राप्त किए? क्योंकि 1764 में पहला जो 1764 में बक्सर का युद्ध था, बक्सर का युद्ध, और
1757 में प्लासी का युद्ध, ये दोनों युद्ध अंग्रेजों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो थे उन्होंने जीत लिया, ये दोनों युद्ध जीत लिया, जिसके कारण 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा पे अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद इन्होंने एक तरह तरह के कानून बनाना स्टार्ट कर दिया राज करने के लिए। तो इसी कानून के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतीय संविधान, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि संविधान जो होता है सभी के बराबर कानून का, यानी सभी के लिए जो बराबर कानून होता है उसको हम संविधान कहते हैं। यानी सभी के लिए, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, अगर हर आदमी का एक समान अधिकार प्राप्त हो तो उसे हम संविधान कहते हैं, क्योंकि जिसको कोई भी अधिकार अगर प्राप्त है तो उसे संविधान के तहत ही अधिकार प्राप्त होता है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत की राज्य व्यवस्था यानी संविधान में टोटल 22 भाग है। उसके बाद अनुच्छेद आपको 395, अनुसूची 8, ये पहले थे जिस टाइम हमारे देश का संविधान लागू हुए थे, यानी 26 जनवरी 1950 को भाग 22 अनुच्छेद 395 और अनुसूची 8 थे। बाद में भाग 22 ही रहा, लेकिन अनुच्छेद बढ़ के 444 हो गया और अनुसूची बढ़ के 12 हो गया। तो अभी हम वर्तमान समय में कह सकते हैं कि संविधान में 22 भाग, 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूची हैं। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले भाग 1। तो भाग 1 में आपको देखने को मिलेगा, भाग 1 में आपको देखने को भाग 1 को हम इसमें जो है एक तरह से कहा जाती है संवैधानिक ढांचा है, संवैधानिक ढांचा। ठीक, इसमें हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें मूल रूप से 11 पॉइंट है। भाग 1 में हमको 11 पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट आपको हो गया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी संविधान कहाँ से पैदा हुआ, कानून कहाँ से बना। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम 2 बात पढ़ते हैं। एक जो इसमें कंपनी का शासन हुआ था, पहले तो ब्रिटिश जब आए थे तो कंपनी के रूप में ही आए थे ना, तो पहले कंपनी का शासन चला। कंपनी शासन कब चला, कब तक चला, तो 1773 से 1858 तक ब्रिटिश अभी कंपनी का शासन चला। उसके बाद ब्रिटिश के जो ताज होते हैं, यानी क्राउन होते हैं, जिसको हम ताज कह सकते हैं, ताज का शासन चला 1858 से 1947 तक, यानी हमारे देश आज़ाद होने तक। और इसमें दूसरा पॉइंट जो होता है वो है संविधान निर्माण। और भाग 1 में ही हमको पढ़ना पड़ता है संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं। और इसी में चौथा पॉइंट हमको पढ़ना पड़ेगा संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं, और कहा भी गया है भारत संविधान का प्रस्तावना। और इसी में हम 5वां पॉइंट पढ़ेंगे, जो जहां से मेरा अनुच्छेद शुरू हो जाता है,
संघ एवं उसका क्षेत्र, संघ एवं इसके क्षेत्र, और इसमें छठा पॉइंट है, ये सब हमको भाग 1 के अंतर्गत ही पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें भाग 1 में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो 6 नंबर में हमको पढ़ना पड़ेगा नागरिकता, उसके बाद मूल अधिकार, नागरिकता हो गया, 7 में आपको मूल अधिकार हो जाएगा, और फिर आपको मौलिक कर्तव्य पढ़ना पड़ेगा, फिर यहाँ से 9 नंबर में आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत जो दिया गया है, यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, वो सब बारे में पढ़ना पड़ेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत, ये बताने का एकमात्र कारण है कि हम यहाँ से जान सके कि भाग 1 में क्या क्या हमको पढ़ना जरूरी है, किस कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी में आपको 10 नंबर में आपको पढ़ना पड़ेगा संविधान संशोधन, यानी संविधान जो संशोधन होता है उसको भी भाग 1 के अंतर्गत ही रखा गया है। और 11वां पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट होता है संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना। तो हम एक एक करके सारी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस आप लोग साथ बने रहिए और लगातार डेली देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए जहां आपको प्रॉब्लम हो। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जिस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम तो पढ़ ही चुके हैं, एक तरह से शुरुआत में इसके बारे में डिस्कस कर दिए थे। फिर भी भारत में प्रशासन को संचालित करने के लिए जो समय समय पे ब्रिटिश द्वारा कानूनों का निर्माण किए गए, जिस कानून में भारतीय संविधान के निर्माण का पथ, निर्माण के मार्ग का पथ प्रदर्शन किया गया और भारतीय संविधान का मुख्य आधार बना। तो यानी अपना समय समय पे इन्होंने कानून पेश किए, जिसको हम कह सकते हैं, जैसे पहला था मेरा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर से यहाँ आपको बता दूं कि 1600 में ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आए। इन्होंने व्यापार करते 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 जब देखा कि भारत का जो राजा महाराजा थे वो उसका आपस में मतभेद हो गया, जिस कारण से वो कमज़ोर हो गए, और उसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए इन्होंने भारत के राजनीति में दखल दिया। और दखल देके सबसे पहले इन्होंने 1757 में पलासी का युद्ध किया, जिसको आसानी से जीत लिया क्योंकि यहाँ का राजा कमज़ोर हो गया। वो सारी हिस्ट्री में पढ़ने वाली चीज़ है। और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जो बक्सर का युद्ध भी अंग्रेज जीत लिया। और अंत में 1765 में इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार जमा लिया, जिसमें वहाँ का राजस्व और साथ ही साथ प्रशासन व्यवस्था पे पूरा अपना अधिकार कर लिया। तो इसके बाद इसी के तहत अब इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपना क्षेत्र यानी
कानून को व्यवस्थित करने के लिए समय समय पे कुछ एक्ट पारित किए। उसी एक्ट में पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में क्या किया गया कि सबसे पहले इसकी विशेषता हम जानते हैं कि इस विशेषता इसका क्या है। इसका पहला विशेषता है, इन्होंने क्या किया था, पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो वो जैसे हो गया बंगाल, बम्बई, पहले बम्बई होता था, और मद्रास, मूल रूप से यही 3 प्रेसिडेंसी थे जहां की गवर्नर अपना अपना तीनों अलग अलग थे और गवर्नर के रूप में यहाँ पे बिजनेस कंपनी चला रहे थे और अपना अपना सत्ता संभाले। लेकिन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया कि बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, और बंगाल के जो गवर्नर थे इनका नाम चेंज करके इसका पद दे दिया गवर्नर जनरल। यानी हम कह सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया, एवं इसकी सहायता के लिए जो है गवर्नर जनरल पद की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी यानी 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल जो हुए वो हमारे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, यानी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हुए। इसके द्वारा यानी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बम्बई और मद्रास का जो पद था यानी गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि इससे पहले तीनों अलग अलग प्रेसिडेंसी थे जो एक दूसरे से अलग थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो पहले सबसे प्रथम भारत में सुप्रीम कोर्ट जो बना यानी उच्चतम न्यायालय वो कहाँ थे, कलकत्ता में थे। तो इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में यानी 1773 का रेगुलेट अधिनियम के तहत ही सबसे पहले कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसमें एक वर्तमान में भी एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, और वर्तमान समय में भी हमारे सब सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन बाद में 3 को बढ़ा के कर दिया गया है। और इसी के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी जो था यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से, पहले जो कंपनी था वो क्या था कि भारत के लोगों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करता था, उसको निजी व्यापार करने नहीं दिया जाता था। उसके बाद उससे राजस्व वसूल लिया जाता था, रिश्वत ले लेता था। तो ये सब इस एक्ट के तहत उस पर बैन लगा दिया। बैन किसने लगाए? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने लगाए। यानी कह सकते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारी यानी कंपनी जो कर्मचारी है वो निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार को इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, जिससे कंपनी को यानी इससे पहले कंपनी जो भी भारत में व्यापार करते थे
उसको लाभ होता है, हानि होता है, कंपनी का कितना लोग भारत में काम करते हैं, उससे सरकार को, ब्रिटिश सरकार को कोई मतलब नहीं था। लेकिन इस एक्ट के तहत कंपनी का ये अनिवार्य हो गया कि आपने भारत में कितना राजस्व की कमाई किए हैं और भारत में कितना नागरिक है, भारत में आपका कितना सैनिक है, वो सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। तो ये मेरा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का जो प्रमुख बातें थी वो थी। तो आज हम अपना बात बस यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं यहाँ पे पूरा पॉलिटी आपको बताने वाले हैं और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो किसी भी एग्जाम का हो और वो पॉलिटी का हो तो वो क्वेश्चन आपसे ना बने। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि सारी पॉलिटी का सवाल हम आपको जस्ट देखते ही आपका बन जाएगा। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।